हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे एनएलएम के बारे में। एनएलएम के हमारे हमें एनएलएम आपको पता है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एनएलएम। तो एनएलएम की अगर मैं बात करूँ तो हमें क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। और अगर मैं नीट के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो एनएलएम में से कुछ भी ना घटा है ना बढ़ा है। तो आपको एनएलएम एनएलएम जितना भी हो सके अच्छी तरीके से पढ़ना है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को इसमें से मिल सकते हैं। और राइटिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। A rider on horse backs flow when the horse start running all of sudden because जब हमारा हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है राइडर, जब वो हॉर्स आगे भागता है तो हमें थोड़ा सा सडन बैक जर्क मिलता है। आपको पता होगा, अगर आप किसी घोड़े के ऊपर बैठे होगे तो, या फिर किसी भी सवारी के ऊपर बैठे होगे तो आपको सडन बैक जर्क मिलता है जब हमारी जो बॉडी है आगे जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जो हमारा रेस्ट में हम जो होते हैं, हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो हमारा एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी अलग हो जाती है, वो उसके वेलोसिटी को मैच करने के लिए अलग हो जाती है। तो हमारा जो रेस्ट ऑफ मोशन है उसी को करेगा, उस मतलब उसी में रहना चाहेगा, आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। इसलिए हमें सडन जर्क देखने को मिलता है। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ द रेट ऑफ कीप्स द अपर बॉडी, हमारी जो पूरी बॉडी है उसको रेस्ट पे रखती है, और वो लोअर बॉडी को मूव्स फॉरवर्ड विद द हॉर्स, हमारे हॉर्स के साथ हमारी जो लोअर बॉडी है वो आगे चली जाती है। इसकी वजह से हमें जर्क बैठने को मिलता है। और आपको ये भी पता है कि हमारी बॉडी जिस स्टेट में है, अगर उस स्टेट में अगर उसको मतलब कंफर्ट जोन में है तो वो कंफर्ट जोन में रहना चाहेगी, और वो ट्राई करेगी कि वो कंफर्ट जोन उसको वापस मिले। तो ये चीज रहता है। ठीक है, तो अगर आपको दरवाजा दिख रहा है बंद है, तो उसको अगर आप जब तक छेड़ोगे नहीं तो वो बंद ही रहेगा। तब तक जब तक आप उसको फोर्स या फिर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हो तब तक वो अपना काम नहीं करेगा, वो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। सेम चीज हमारी ट्रेन में भी हो जाती है। व्हेन ट्रेन स्टॉप सडनली द पैसेंजर इन अ रनिंग ट्रेन फेल फिर इंस्टेंट जर्क इन फॉरवर्ड, जब हमारी ट्रेन रुक जाती है तो हमारी जर्क हमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? इसमें भी क्या होता है, हमारी अपर बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में होती है, वेयर एज द लोअर बॉडी इज कॉन्टेक्ट विद द सीट रिमेन एट द रेस्ट। इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इज, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए हमें क्या जरूरी होता है? तो हमारा जो एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो कब होता है हमारा? जब हमारा रेस्ट के ऊपर होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसके अंदर? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ये जब हो जाती, जब मोमेंटम जब जीरो होगा, जब वेलोसिटी भी हमारी जीरो हो जाएगी। तो एसेंशियल कैरेक्टर क्या है हमारे इक्विलिब्रियम के लिए? इक्विलिब्रियम के लिए हमें कौन सा एसेंशियल कैरेक्टर हमारा गिना जाएगा? सेकंड गिना जाएगा, क्योंकि हमारी इक्विलिब्रियम पे हमें एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी मेरी कितनी हो जाएगी? कांस्टेंट। और मोमेंटम अगर जीरो हो जाएगा तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर हमारा पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इंक्रीज द स्पीड, मेंटेन द सेम स्पीड, टू मेंटेन द सेम स्पीड, यहाँ पे क्या होता है, फोर्स रिक्वायर नहीं होता है, और जिस स्पीड में चल रहा है उसी स्पीड में चलने के लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, हमारा जो नेट फोर्स है कौन से फॉलोइंग केसेस में जीरो नहीं है? इफ काइट इज स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, तो यहाँ पे भी स्टेशनरी के ऊपर तो नेट बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, एरोप्लेन इज राइजिंग अपवर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे भी नेट फोर्स देने की जरूरत नहीं। एक बार आपने छोड़ दिया तो उसके बाद उसको देने की। कॉर्क फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, हमारा जो कॉर्क है फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, यहाँ पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स देने की। नेट फोर्स यहाँ पे क्या पूछ रखा है मेरे को? कैसे द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, जहाँ पे नेट फोर्स आपका जीरो नहीं हो रहा है। तो मेरा जो नेट फोर्स है, मेरा जीरो कहाँ पर नहीं हो रहा? इसमें तो नेट फोर्स है, इसमें भी है, इसमें भी लग रहा है मेरे को, काइट में भी नेट फोर्स है। तो थर्ड जो मेरे को लग रहा है फ्लोटिंग ऑन द बॉडी, इसका मैं बताता हूँ नेक्स्ट, इसमें आंसर इसका बताता हूँ। ठीक है, देर आर टू बॉडीज ऑफ द ए एंड बी ऑफ द सेम मास एंड बॉडी ए इज एट रेस्ट, हमारा ए कैसा है? रेस्ट के ऊपर है, तो ये पता होनी चाहिए। व्हाइल बी इज अंडर मूविंग अंडर द मोशन, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट किसका? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? जो रेस्ट पे होगा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली ज्यादा होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बी में होता है। स्टेट ऑफ मोशन अपना छोड़ने के लिए मना करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ए का ज्यादा होता है, होगा, क्योंकि वो रेस्ट पर है। The body is at equilibrium under the action there are three forces on it. For the necessary that the three forces, हमारा जो three forces है कैसे होनी चाहिए? They should be mutually perpendicular to each other passing through the common point. Yes, वो हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए और एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए। दे शुड बी पास थ्रू द सेम पॉइंट एंड लाइन इन द सेम प्लेन, नहीं। दे शुड बी थ्रू द सेम, दे पास थ्रू द सेम पॉइंट एंड डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, तो सेम पॉइंट से पास होनी चाहिए पर एक प्लेन के ऊपर नहीं करना चाहिए। पर हमारे एक प्लेन के ऊपर वाई और एक्स तो आएगा ना, एक प्लेन के ऊपर एक तो दो बॉडी तो एक प्लेन पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको इक्विलिब्रियम के ऊपर लाना है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आर इज
आर इन और शुड बी स्ट्रेट लाइन, द थ्री फोर्सेस आर शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन द कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी द इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म, जब हमारा कांस्टेंट फोर्स, अगर मेरा कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो मेरे को क्या लग रहा है, एम ए आ जाएगा, एम ए क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट, तो एम ए क्या आ जाएगा मेरा कांस्टेंट, तो मेरा एक्सेलरेशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, मेरा जो एक्सेलरेशन है आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, पार्टिकल्स एक्टेड अपॉन द फोर्स इज 12t प्लस 3t स्क्वायर, क्या है 12t plus 3t square Newton, where t is in second. Find the change in momentum of the particle from t to 1 to 3 डिग्री। तो मुझको मोमेंटम बताना है यहाँ पे, तो मोमेंटम आपको पता है कितना होता है, अगर मैं डेल्टा पी की अगर मैं बात करूँ मोमेंटम की, तो मेरा एफ डेल्टा टी होता है, ठीक है, एफ डेल्टा टी यहाँ पे निकालो, डेल्टा डीपी बाई डी टी अगर मैं करता हूँ यहाँ पे डीपी बाई डी टी अगर मैं करता हूँ तो मेरा एफ का भी आ जाएगा एफ डेल्टा टी, एफ डेल्टा टी का यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मेरा आ जाएगा 12t प्लस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं 12t प्लस 3t का स्क्वायर, इंटीग्रेशन आपको आता है ना, कितने से कितना जा रहा है, 1 से लेके 3 तक जा रहा है, तो कैसे करोगे आपका 12t का कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 और नीचे 2 आ जाएगा 6t स्क्वायर 1 से 3 तक, ठीक है, तो ये चीज बताओ नीचे 1 से लेके 3 तक, 1 मिनट ये मिटा देता हूँ मैं, कितना आ जाएगा 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक 60 स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस मेरा कितना आ जाएगा, प्लस मेरा आ जाएगा यहाँ पे 3/3 तो कट गया, t की पावर क्यूब आ जाएगा। जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे 6 की पावर इसके अंदर जब वैल्यू पुट करोगे तो हमारा कैसा आएगा 6 इंटू 3 की पावर स्क्वायर प्लस 3 की पावर क्यूब और माइनस मेरा आ जाएगा 6 प्लस 1 आ जाएगा, तो इसको आप जब करोगे तो 81 माइनस 7 करोगे तो जब कितना आ जाएगा आपका 74 आंसर देखने को मिलेगा, थर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर द गिवन मोमेंटम पीटी ग्राफ फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल ए एंड बी, जो मेरा रेशियो ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल ए एंड बी मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको पता है कि डायरेक्ट F1 का निकालो, 1030 से आपको देखने को मिलेगा F1, उसके बाद F2 कितने पे देखने को मिल रहा है आपको 1045 के ऊपर देखने को मिल रहा है 45, 1030 कितना होता है 1/√3, 1045 मेरा 1 होता है, तो F2 कितना आ गया मेरा √3 F1 आ गया, ये आ गया, और मेरी रेशियो कितने आ गए F1/F2 कितना आ गया 1:√3 देखने को मिल रहा है आपको, तो मेरा थर्ड आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग, हमारी जो रिलेशन बता रहा है यहाँ पे कौन सी फॉलोइंग रिलेशन रॉन्ग है, dr/dt मतलब डिस्टेंस टू वेलोसिटी आ गई, mv तो मेरा ये इसका मतलब वेलोसिटी हो गई, तो इसका मतलब हो गया ये mv बता रहा है, mv तो होता ही नहीं है, फोर्स का होता है ma होता है, ma होता है, a को मैं dv/dt लिख सकता हूँ, और मैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द हमारा डिस्टेंस अपॉन का लिख सकता हूँ, तब जाके मेरा एक्सेलरेशन आएगा, जैसे इधर दे रखा है, तो ये मेरा पहला ही ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सब मैं लिख सकता हूँ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमने इसमें भी देख रखा है काइनेमेटिक्स, द फोर्स इज गिवन एज 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन मास 10 ग्राम, तो मेरे को फोर्स कितना दे रखा है 10 न्यूटन और मेरे को मास दे रखा है 10 ग्राम, ग्राम में दे रखा है केजी में नहीं, चेंज इन मोमेंटम इन मास एम केजी पर सेकेंड, तो मेरे को मोमेंटम बताना है, मतलब मेरे को एम वी बताना है, तो मैं मेरे को क्या बताना है यहाँ पे एम वी बताना है, और या फिर मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो एक और फॉर्मूला डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी हो जाएगा, एफ डेल्टा टी हो जाएगा, और आपको यहाँ पे इसका आंसर भी देखने को आपको इसका आंसर कितना आएगा आपका एफ डेल्टा टी, मास की जगह पे आप 10 भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है मेरे को 10 सेकेंड, तो एफ कितना आ गया मेरा 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा मेरा 100 मीटर पर केजी पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कनेक्शन विद न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ में कौन सी स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे रॉन्ग है, इट मेजर्स द फोर्सेस, फोर्सेस को मेजर करता है कि मेरा न्यूटन सेकेंड लॉ, यस dp/dt मेरा क्या बताता है मेरे को फोर्स बताता है, ठीक है, इट इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यस एकदम सही बताता है, f इज इक्वल टू m dv/dt, ये एकदम सही है, इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम में मेरा डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, डेल्टा p इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी मेरा डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा, तो ये तीनों भी स्टेटमेंट सही है। इट कैन फर्निश द वैल्यू ऑफ इनर्शिया, नहीं ये फर्निश नहीं करता, तो ये चीज आपको पता नहीं चाहिए, फोर्थ आंसर आएगा इनकरेक्ट। न्यूटन सेकेंड लॉ रिलेट विद द फॉलोइंग क्वांटिटी, हमारा जो सेकेंड लॉ है कौन कौन सी क्वांटिटी के साथ रिलेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए, तो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है मेरे को सिर्फ मोमेंटम के अंदर आ जाता है, मोमेंटम की बात करता है, वेरिएशन इन मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, और आपका एक्सटर्नल जो फोर्स होता है ना
उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो वेरिएशन इन मोमेंटम देखने को मिलेगा और एक्सटर्नल फोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फोर्स एंड टाइम ग्राफ दे रखा है, मोशन इन द बॉडी शो इन फिगर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन द 0 से 8 की सेकेंड में मेरे को दे रखा है। तो मेरे को चेंज इन मोमेंटम अगर मेरे को पूछा है तो मैं एरिया निकालूंगा 80 का। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, यही एरिया अगर आप इन दोनों एरिया को अगर ऐड करोगे तो ये वाला एरिया मिला के इस पूरे एरिया को कट करेगा। तो मेरा एक्चुअल में आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ऑब्वियसली बात है, इसको डायग्राम में देख के पता चल रहा है कि मेरा आंसर में आएगा, क्योंकि जितना एरिया मेरा पॉजिटिव में है उतना ही एरिया मेरा नेगेटिव में है, एरिया मेरा नेगेटिव में है, पॉजिटिव में एरिया, तो इसलिए ये दोनों कट हो जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। बॉल ऑफ मास एम मूविंग विद द स्पीड v एंड इट स्ट्राइक्स नॉर्मली विद द, मेरा जो बॉल है, ये बॉल है, इसके ऊपर डायरेक्टली जा रहा है मेरी बॉल और इसके स्ट्राइक कर रहा है और कुछ इससे वापस आ रहा है। तो मेरी अगर एमवी से जा रहा है तो फिर से अगर आएगा तो दो टोटल मेरे को क्या पूछ रखा है? नॉर्मली कॉन्टेक्ट विद द वॉल, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन बॉल। तो मेरा फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है कि बॉल के ऊपर जो बॉल लगाएगा। तो मेरा 2mv/t होता है। क्या होता है मेरा? 2mv/t। कैसे मेरा 2mv कैसे आ गया? मेरा p f आ जाएगा डेल्टा p। डेल्टा p क्या हो जाएगा? डेल्टा p बाय डेल्टा t। डेल्टा p क्या हो जाएगा? पहले आने वाला मोमेंटम और इधर से जाने वाला मोमेंटम। तो मेरा कितना आ जाएगा? 2mv/t देखने को मिलेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, a 0.5 kg ball moving with the speed 12 meter per second striked a hard wall on the angle of 30 degree with the wall। यहाँ पे 30 डिग्री हमारा वॉल के साथ एंगल हमारा दिखा रहा है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए 30 डिग्री आपका वॉल का एंगल दिखा रहा है। तो यहाँ से भी मेरा शायद से 45 90 बन जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 90 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा v कैसे निकालूंगा मैं? डेल्टा वी आपको पता हो, अगर मैं फॉर्मूला बता दूं 2v साइन थीटा। साइन थीटा आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेल्टा पी को कैसे निकालूंगा मैं? डेल्टा पी आ जाएगा मेरा एम और v के ऊपर मैं ये वाली वैल्यू डाल दूं 2v साइन थीटा, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो इससे आपका डेल्टा पी आ जाएगा। डेल्टा पी आने के बाद आपको v तो दे रखा है, मास भी दे रखा है, सब दे रखा है। डेल्टा पर आपको एवरेज फोर्स पूछा गया, तो फोर्स की वैल्यू आप जब डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी उसको डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम कर देना। ठीक है, तो इससे अगर मैं मास की अगर मैं बात करूं तो कितना मास दे रखा है मेरे को? 0.5 ग्राम दे रखा है। 2 और वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। और साइन थीटा मतलब साइन 30 की यहाँ पे बात कर रहा है। तो साइन 30 कितना होता है मेरा? √3/2 होता है। तो 2 से 2 कटेगा, एक बार नीचे लिख लेता हूँ, 0.5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 12 इंटू √3/2 होता है। 2 से 2 कटेगा तो मेरा कितना आंसर आएगा? ये अगर इसको 5 से 12 को 5 से अगर मैं इंटू करता हूँ तो कितना आंसर आएगा मेरा? 12 5 से कितना आंसर आएगा मेरा? 60 आएगा। ठीक है, 60, और ये 0 से 0 कट गया तो ये 0 नहीं रहेगा, तो 6√3 मेरा आंसर आएगा। 6√3 मेरा आंसर आएगा। तो ये मेरा क्या रहेगा? एक मिनट, साइन 30 की वैल्यू मैंने √3 कैसे आ गया यार? साइन 60 थोड़ी ना दे रखा, मैंने 60 मान लिया, मेरे को मेरे दिमाग में 60 चल रहा था। तो मेरा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। तो 2 से 2 मेरा कट गया। 0.5 से इंटू अगर मैं कितना करूंगा 2v, मेरा कितना आएगा? 2v मतलब 2 इंटू 12 से मेरे को इंटू करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब मैं करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 5 से जब मैं 12 को इंटू करूंगा कितना आएगा? 60 आएगा। 60 आएगा, 6.0 हो जाएगा। तो डेल्टा पी मेरा 6 आ गया। और मेरे को टाइम कितना दे रखा है? 0.25। तो मेरा 6/0.25 अगर मेरे को दे रखा है तो ये जो मेरा 100 है ऊपर चले जाएगा और ये 25 वन सा ये 4 से कटेगा, 6 4 सा मेरा 24 आंसर आएगा। तो मेरा फोर्स कितना आ रहा है? मेरा 24 न्यूटन मेरा फोर्स आ रहा है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा? मेरा 24 न्यूटन आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरा फोर्स एक्टिंग ऑन द मास ऑफ द एम इंडिकेट द फोर्स एंड टाइम ग्राफ दे रखा है। शो इन बिलो द चेंज इन मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल 0 से 8 सेकंड तक मेरे को पार्टिकल का मोमेंटम बताना है। तो आपको यहाँ पे टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ एरिया की तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी दे रखी है? 6 प्लस मेरा कितना दे रखा है? बेस कितना दे रखा है मेरे को? यहाँ पे 8 माइनस 4 इंटू लेंथ कितना दे रखा है? 3। ये आ जाएगा। ये कितना आ गया मेरा? 2 से 2 कटेगा, 6 प्लस 4 3 12, 12 प्लस 6 मेरा हो जाएगा 24। 12 प्लस नहीं 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 24 कैसे आ जाएगा? कितना आ जाएगा मेरा? 18 आ जाएगा। ठीक है,
और एक और मेरा नीचे वाला जो बॉक्स है मेरा -3 में दे रखा है मेरे को डिस्टेंस उसका। तो अगर मैं -3 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरा पहले तो लेंथ और ब्रेथ देखूँ मैं इसकी। तो मेरी लेंथ, इसकी जो लेंथ है मेरे को कितनी दे रखी है, 2 इंटू हाइट कितनी दे रखी है, 2 3 6, कितनी आ गई मेरी, 6 आ गई। तो 18 तो इसमें आपको पता है कि एरिया जो है, हमारा जो एरिया दे रखा होता है, अगर मैं बात करता हूँ, हमारा जो एरिया दे रखा है आपको पता है ना कि अगर ये माइनस में दे रखा होगा तो इसमें से मेरे को इसमें से इसका पार्ट माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा 18 - 6 कितना आ जाएगा, मेरा 18 - 6 मेरा फिर से कितना आ जाएगा, 12 न्यूटन पर सेकेंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे रॉकेट हैज अ मास ऑफ द 100 kg, अगर वो नेगेटिव में मेरा फोर्स जा रहा है तो उसमें से माइनस ही होगा। ठीक है, तो रॉकेट मेरे को मास दे रखा है, रॉकेट प्रॉब्लम आ गया मेरा, इजेक्ट द फ्यूल ऑफ वेपर 1 kg/सेकेंड। तो मेरा आपको फ्यूल का अगर फ्यूल की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूल 1 kg पर, मतलब मेरे को dm/dt दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। और वेलोसिटी यहाँ पे कितनी दे रखी है, मेरे को वेलोसिटी दे रखी है 500। ठीक है, तो इससे मेरा फोर्स जब रॉकेट का आ जाता है, फोर्स की अगर मेरी बात हो जाती है तो फोर्स किस तरीके से लिखते हैं, मैं v dm/dt लिखता हूँ। v dm/dt तो मेरे को कितना आएगा, 500 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी बात अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अब थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट पूछ रखा है ना, तो अब थ्रस्ट को हम इसी फॉर्मूले से निकालते। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 500 देखने को मिल गया, 500 न्यूटन मेरा सेकंड आने को देखने को मिल गया। सपोर्टेड बाय द रॉकेट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के आउटसाइड दे रखा है, तो यहाँ पे जी की तो बात ही नहीं आती, यहाँ पे जी होगा ही नहीं। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर बात कर रहा है तो मेरी डायरेक्ट 500 न्यूटन यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको दे रखा है 1 kg, कितना, 1 kg escaped in a horizontal air, firing a bullet of the mass 0.5 kg each vertically at each and rate 10 per second, मतलब 10 per second चल रहा है। if the bullet of the rebound with the same speed then the speed with the fire will be, मतलब कितने स्पीड से ये फायर करता है, मतलब मेरे को यहाँ पे इसका v पूछ रखा है। तो इसका v अगर मेरे को यहाँ पे पूछ रखा है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फोर्स कितना आ जाएगा, मेरा फोर्स इक्वल टू mg आ जाएगा, देखने को मिल रहा है आपको ब्लॉक के प्रॉब्लम के थ्रू। और मेरा जो फायर जो बुलेट हो रहा है, मेरा फायर की अगर मैं बात करूंगा तो फायर कितना आ जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार mv जाएगा और रिबाउंड भी तो कर रहा है, तो मेरा 2mv देखने को मिल रहा है मेरे को मोमेंटम। और आपको मोमेंट अगर मैं फोर्स के फॉर्मूले में लिखता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो डेल्टा मेरे का 2mv और डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को आंसर देखने को मिलेगा। तो अगर इसकी अगर मैं बात करूं, और कितना दे रखा है मेरे को, मास हॉरिजॉन्टली केप मास इतना केजी ईच वर्टिकली एट, मतलब मेरा जो मास है बुलेट का इतना, ये स्मॉल मास हो गया, तो ये वाला मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.05, और ये वाली मास की दे रखी है 1 kg। ठीक है, तो मेरा फोर्स इक्वल टू एम की जैसे स्पीड एट विच द फायर, मतलब मेरे को ये वाली स्पीड पूछी गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे अगर मैं बता दूं, mg इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 2mv/t आ जाएगा। तो ये वाला जो है आप जब आंसर निकालोगे तो मेरा 1 × 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 × 0.05 इंटू टाइम कितना दे रखा है मेरे को, 10 सेकेंड देखने को मिल रहा है आपको। तो निकाल लो इसे, 2 ये 5 से जाएगा, ये वाला 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 जीरो इसके ऊपर चले जाएंगे तो 3 जीरो हो जाएंगे। तो मेरा वेलोसिटी कितना आ जाएगा, मेरा वेलोसिटी कितना देखने को मिल रहा है आपको, वेलोसिटी मेरे को 1 कितना देखने को मिल रहा है, मेरे को वेलोसिटी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो ये मेरा वेलोसिटी है 9.8 ले लो, एक्सेलरेशन को जी की वैल्यू 9.8 यहाँ पे देखने को मिल रही है मेरे को। और नीचे से मेरे 2 जीरो जाएंगे, तो 2 जीरो यहाँ पे इंटू हो जाएंगे, तो 9.8 का तो एक पॉइंट हट गया, 980 देखने को मिलेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 98 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने बता दिया कि आपका मास किस तरीके से होगा, जी किस तरीके से होगा। ठीक है, जी आपका 9.8 होगा, 2 5 मैंने काट दिया, उसका 0.05 5 से 5 कर गए, और आपके 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो बचे थे ना, 0.05 दे रखा था, तो मेरे 2 जीरो ऊपर जाएंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मेरे 2 जीरो जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। 1.0 kg, अरे 1.0 भी तो दे रखा है, उसको भी तो काटना पड़ेगा। ठीक है, तो सही है मेरा आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अभी हम बात करेंगे। हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हमें 30 क्वेश्चन करने, 30 नहीं 60 क्वेश्चन करने, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, अगर आपको लेंदी हो रहा होगा तो मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में भी कर सकता हूँ। ठीक है,
और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी रिकॉर्ड करने में। तो मैं सोच रहा हूँ इनको अभी जो भी हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में करूंगा। तो करते हैं हम एनएलएम को, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम पार्ट 2 दो पार्ट में करते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन एक पार्ट में और 30 क्वेश्चन एक पार्ट में, टोटल 62 क्वेश्चन है, तो 31 क्वेश्चन एक एक पार्ट में देखेंगे। तो बॉडी ऑफ मास 5 kg सस्पेंडेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो मेरे को इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, स्प्रिंग के लिए बैलेंस कर रखा है। स्प्रिंग बैलेंस मेजर मतलब मेरे को यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू, यहाँ पे फोर्स कितना फोर्स में बैलेंस करना है, तो ये चीज मेरे को स्प्रिंग फोर्स पूछ रखा है। तो मैं अगर यहाँ पे mg की बात करूं तो कभी भी mg इस तरफ में आपको याद रखना है कि यहाँ पे mg साइन थीटा होता है अगर वर्टिकली जब ये इंक्लाइंड होता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मेरा जो एफ स्प्रिंग यहाँ पे एफ स्प्रिंग लग रहा होगा, तो मेरा एफ स्प्रिंग कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा आ जाएगा। mg साइन थीटा आ जाएगा मेरा एफ स्प्रिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 इंटू 10 मेरा आ जाएगा साइन 30 कितना होता है मेरा 1/2 होता है, तो मेरा 25 न्यूटन देखने को मिल रहा है मेरा एफ ऑफ स्प्रिंग। तो मेरा सेकंड आंसर आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है और इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेंशन 2 में मेरे को T2 वैल्यू पूछ रहा है। पहले तो मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा इसमें, अगर मेरे को T2 पूछ रहा है तो पहले एक्सेलरेशन निकालो इसकी। तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी मेरी आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन देखने को मिल रही है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरा, टेंशन टोटल टेंशन कितना आ जाएगा मेरा, छोड़ो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों निकालो, मेरे को डायरेक्ट T2 भी निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट T2 निकालो। T2 की अगर मैं बात करूँ, T2 तो फ्री बॉडी डायग्राम जहां से पूछा गया है उसको तोड़ दो वहां से। T2 पूछ रखा है, T2 के नीचे कितना टोटल मास देखने को मिल रहा है आपको 5 kg, कितना देख रहे हो 3 + 2 5 kg देखने को मिल रहा है। तो 5 का कितना हो जाएगा 5g हो जाएगा, तो मेरा डायरेक्ट T2 कितना आ जाएगा 5g की इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से इक्वल आ जाएगा, तो 5g अगर इक्वल आ रहा है तो मेरा आंसर भी देख रहा है 3, डायरेक्ट T2 आ गया मेरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ द टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 0। मेरा जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है आपको 0 कौन से ग्राफ में देखने को मिलेगा, जहाँ पे एफ टी ग्राफ है, एफ और टी ग्राफ दे रखा है, एफ वर्सेस टी ग्राफ दे रखा है, वहां पे एरिया जो है 0 होना चाहिए, तब आपका मोमेंटम आपका 0 होगा। तो अगर एरिया जहाँ पे 0 होगा वहां पे आपका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। अगर मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो इसमें भी, इसमें 0 हो रहा है क्या, नहीं, कितना पॉजिटिव में ही है इसमें, हाँ इसमें 0 देखने को मिल रहा है। ये वाला पार्ट इसको काटेगा और ये वाला इसको काटेगा, तो मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, द 2 ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ द मास 3m एंड m रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड टू द मासलेस स्प्रिंग। तो ये मेरी जो मासलेस स्प्रिंग है इनएक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंसिबल नहीं है। होल सिस्टम इज सस्पेंडेड टू मासलेस स्प्रिंग एंड सच फिगर मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग इज कट। तो मेरे को एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछ रखा है, तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इमीडिएटली कौन सा मेरा स्प्रिंग कट हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ए एंड बी व्हेन द आफ्टर स्प्रिंग इज कट। यहाँ पे स्प्रिंग को यहाँ पे इन्होंने काट दिया, तो अगर मेरी यहाँ पे अगर इन्होंने स्प्रिंग अगर मेरी कट कर दी है, तो स्प्रिंग की अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितना आ जाएगा मेरा, टोटल मेरा 4 mg आ जाएगा, और टोटल ऊपर स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा आपको, एफ एस भी लग रहा होगा, तो एफ ऑफ स्प्रिंग कितना आ गया मेरा 4 mg आ गया। तो आपको क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए एंड बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। स्प्रिंग नहीं कट हो रही यहाँ पे, स्ट्रिंग कट हो रही है, मतलब ये ए और बी की स्ट्रिंग कट हो रही है। तो ठीक है, ए और बी की अगर मेरी स्ट्रिंग कट हो रही है तो आपको पता है कि मेरा पहला जो है, पहला मेरा 4g ऊपर जाएगा, 4 mg मेरा इस वाले पूरे ब्लॉक का जो है, पहले स्प्रिंग का जो है अगर ये कट कर जब आपकी स्प्रिंग जारी होती है तो पूरा मास को ऊपर लेके जाती है, फोर्स उसका टोटली ऊपर लेके जाती है, और नीचे मेरा कितना लग रहा होगा, नीचे मेरा कितना लग रहा होगा 3 mg के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ। ये सिर्फ ए और बी की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं यहाँ पे ए की बात चल रही है, यहाँ पे ए की बात चल रही है, ठीक है। ए की अगर मैं बात करूँ, मेरे को दोनों के एक्सेलरेशन बताने, तो ए की अगर मैं बात करता हूँ, जब मेरे ए की बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे मेरा कितना जाएगा 3 mg चले जाएगा, टोटल मास तो ऊपर चला जाएगा, तो मेरा फोर्स कितना आ जाएगा, मेरा फोर्स आ जाएगा mg की इक्वल, mg की इक्वल आ जाएगा, और mg इज इक्वल टू ma आ जाएगा। तो ए कितना आ गया मेरा, ए एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया, g आ गया। अभी एक्सेलरेशन ऑफ ए मेरा कितना आ गया, g आ गया। और अगर मैं बी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पर एक्सेलरेशन 3 मास मेरा 3m है ना, तो मेरा g/3 आएगा आंसर, क्या आएगा g/3 आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए मेरा कितना आएगा g/3, यहाँ पे ढंग से लिखो, यहाँ पे ढंग से लिखो, यहाँ पे अगर मैं ढंग से लिख रहा हूँ तो मेरा mg इज इक्वल टू 3ma आ जाएगा, क्योंकि मेरा मास ऑफ ए कितना है 3m है,
तो 3m से m तो कट गया और एक्सेलरेशन मेरा आ गया g बाय कितना, g बाय 3 देखने को मिल रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ a आ गया। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ b की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ b की अगर मैं बात करूं तो मेरी ये स्प्रिंग अगर मेरी कट हो रही है तो मेरा टोटल मास कितना जा रहा है नीचे, mg। ठीक है, मेरा अगर mg नीचे जा रहा है तो मेरा जो mg जब नीचे जा रहा है तो मेरा g एक्सेलरेशन इक्वल टू g के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक्सेलरेशन मेरा g के इक्वल क्यों हो जाएगा वो बता दीजिए। आप अगर स्प्रिंग को कट करोगे तो ऊपर के जो सिस्टम है उसके ऊपर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे स्प्रिंग के ऊपर कोई भी मास नहीं जाएगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। या तो फिर अगर आप mg इज इक्वल टू कितना मेरा टोटल कितना ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कितना आएगा मेरा 4mg आ जाएगा ऊपर, mg आ जाएगा, mg से 4mg ऊपर चले जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो फोर्स डायरेक्ट यहाँ पे, फोर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फोर्स का कुछ भी नहीं आएगा ना, यहाँ पे टेंशन ना ए का आएगा ना बी का, तो फोर्स कितना आ जाएगा मेरा mg की इक्वल आ जाएगा। तो mg इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा ma, तो a कितना आ गया मेरा g आ गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। The ball is a mass of m kept with the corner of the show in figure. The horizontal force is the correct the free body diagram. तो फ्री बॉडी एक फोर्स यहाँ पे लगेगा। अगर इसका जो नॉर्मल है, ये वाला जो वॉल का नॉर्मल है इस तरफ लगेगा मेरा, ये वाला नॉर्मल ऊपर लगेगा, ये वाला नॉर्मल मेरा ऊपर लगेगा, उसके बाद mg नीचे लगेगा, इस बॉडी डायग्राम का नीचे mg लगेगा। तो आपको दो नॉर्मल यहाँ पे n1 यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे n2 लगेगा और यहाँ पे f किस में देखने को मिल रहा है आपको, फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मेरा आंसर फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में गलत है, गलत है, गलत है, हाँ थर्ड सेकंड में आंसर देखने को मिल रहा है, सेकंड में। ठीक है, आंसर देख के टिक करियो, सेकंड की बात आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट दे रखा है three masses 1 kg 6 kg and 3 kg are connected to each other as placed in table of the figure. What is the acceleration of the body of the system? यहाँ पे acceleration निकालना है। तो ये वाला तो मेरा कुछ भी नहीं, ये मेरा यहाँ पे mg 6 mg लगेगा, लगेगा कि यहाँ पे नहीं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 mg 3g और यहाँ पे मेरा g। ठीक है, 3g। तो आपको पता है कि ये टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जो मतलब जो हमारे हैंगिंग एक्सेलरेशन होते हैं उनको माइनस करके आपका ए नेट आ जाता है। तो मेरा 3g माइनस जी अगर मैं करता हूं तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2g मेरा फोर्स एफ नेट कितना, टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन मेरा कितना आ जाएगा 20 न्यूटन देखने को मिल रहा है आपको एफ नेट। तो आपका टोटल एफ कितना, टेंशन T2 की और T1 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 की 3g और T1 की कितनी, एफ नेट कितना देखने को मिल रहा है 20 न्यूटन। और आपको और टोटल एक्सेलरेशन पूछा है ना, टोटल एक्सेलरेशन मेरा एफ की वैल्यू 20 न्यूटन, एम कितना आ जाएगा, टोटल मास कैलकुलेट करो 6 केजी प्लस 3 प्लस 1 मतलब मेरा 4 केजी और एक्सेलरेशन यहाँ पे इनटू में चले जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी आ जाएगी मेरी बताइए, मेरी 5 मीटर, एक मिनट, केजी 4 कैसे 10 आ गया भाई, 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, masses of the m1 m2 are accelerated uniformly in frictionless surface, the ratio of t1 and t2। तो t1 and t2 की अगर मैं बात करूँ तो मेरा t2 है टोटल मास लेके चल रहा है m1 प्लस m2। ठीक है, ये मेरा पूरा मास लेके चल रहा है। और t1 की अगर मैं बात करूँ सिर्फ m1 को लेके चल रहा है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो t1 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, t1 m1 प्लस m2 इंटू a1 और t1 क्या लिखूंगा m1 इंटू a1 और इसकी a2 यहाँ पे आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, जो तो पूरी तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है तो सेम ही होगा, तो a1 इक्वल टू a2 तो सेम ही रहेगा। तो क्या पूछा मेरे को, रेशियो t1 बाई t2 पूछा है ना, तो t1 में m1 लिख लो ऊपर और m1 प्लस m2, जहाँ पे आपको आंसर दिख जाए वो आप टिक कर देना, क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन देखने को मिल रहा है मेरे को, तो मेरा फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। The block of mass m1 m2 are placed in horizontal friction surface, force of the 40 Newton is given, calculate the value of t, इस वैल्यू के पूछ रखा है और मास मेरे को ये 10 kg दे रखा है, ये 6 kg दे रखा है, ये 4 kg दे रखा है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मेरा जो टोटल टेंशन है मेरा, इससे पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल तो मेरा 40 न्यूटन आ जाएगा फोर्स,
टोटल मास मेरा कितना आ जाएगा, मेरा टोटल मास 20 केजी आ जाएगा। और इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ 2 मीटर पर सेकंड मेरा एक्सेलरेशन आ गया। तो यहाँ पे आप टेंशन आराम से निकाल सकते हो। टेंशन की अगर मैं बात करूँ टोटल कितना मास खींच रहा है ये टेंशन, यहाँ पे पूरा बॉडी को कट कर दिया करो, जितना जहाँ पे पूछा है फिर उसको उसको ही कंसिडर किया करो। तो कितना खींच रहा है आपको, 10 केजी को खींच रहा है, ऊपर से 2 दे रखा है, तो मेरा टेंशन कितना आ गया 20 न्यूटन देखने को मिल रहा है। तो आपका टेंशन कितना आ गया 20 न्यूटन, तो मेरा आंसर सेकंड आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया। नेक्स्ट बात करें, ब्लॉक आर इन कॉन्टेक्ट विद फ्रैक्शनलेस स्टेबल फोर्स इज 3 न्यूटन। तो ये मेरा कितना दे रखा है 3 न्यूटन दे रखा है। तो अप्लाइड इन वन ब्लॉक एज शोइंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्मॉल ब्लॉक M2 एंड M1 कितना दे रखा है। तो मेरा फोर्स कितना टोटल इन दोनों के ऊपर एक्सर्टेड, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगा है, तो मेरे को यहाँ पे फोर्स पूछ रखा है। तो पहले आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो। एक्सेलरेशन अगर मैं 3 न्यूटन मेरे को F दे रखा है और MA आ जाएगा, टोटल मास कितना दे रखा है 3 और एक्सेलरेशन आ जाएगा इनटू, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरा इन दोनों के बीच में अगर फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे फोर्स लगा है उसको तो छोड़ ही दो। तो M1 M2 की अगर मैं बात करूँ तो M1 की अगर मैं बात करूँ तो फोर्स ऑन M2 अपॉन M1, तो अगर बात करें तो 1 kg इंटू 1 की बात करें तो मेरा फोर्स कितना आ जाएगा N की आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट ब्लॉक M2 ऑन M ब्लॉक, मतलब जो M2 है कितना M1 के ऊपर डाल रहे हैं, तो मेरे M2 को पूछ रखा है ना, तो M2 का मैंने मास डाल दिया। एक्सेलरेशन तो आपको कॉमन ही रहेगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड हमने निकाल लिया। तो मेरा कितना आ जाएगा फोर्स कितना आ जाएगा 1 न्यूटन आंसर देखने को मिल रहा है। तो मेरा फर्स्ट आंसर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज द एक्सेलरेशन द ब्लॉक ऑफ मास M विल मूव। तो मेरा कितना एक्सेलरेशन जो है ब्लॉक ऑफ मास विल मूव, तो कितना एक्सेलरेशन मेरा ब्लॉक मूव करेगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं पहले तो टोटल एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल लेता हूँ। क्या पूछ रखा है मेरे को, यहाँ पे एक्सेलरेशन ही पूछ रखा है। तो मेरा टोटल एक्सेलरेशन ये मेरा 5g हो जाएगा, टोटल मास को यहाँ पे बात कर रहा, और यहाँ पे मेरा g हो जाएगा, कितना हो जाएगा mg, और ये 5mg। ठीक है, तो ये मेरा आंसर देखने को मिलेगा। तो जब आप इनको माइनस करोगे 5mg माइनस mg की अगर मैं बात करूंगा तो 5mg माइनस mg कितना आ जाएगा 4mg आ जाएगा। और टोटल मेरा मास कितना दे रखा है मेरे को, टोटल कितना आ जाएगा मेरा 6m आ जाएगा। मेरा मास कितना आ जाएगा 6m मास आ जाएगा इंटू a आ जाएगा। और ये मेरा फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, फोर्स मेरा इक्वल टू 4mg आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 माइनस mg, तो मेरा 4mg देखने को मिलेगा। तो 4mg ये 4 है भाई, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। तो m से m तो कटेगा, 4 से 4 बाय g/6 आ गया मेरा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा होगा, हाँ, तो ये 2/3 भी कर सकते हो आप इसको। तो मेरा कितना आएगा 2g/3 एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2g/3, और मेरा थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इन अरेंजमेंट शो द मास m विद द एक्सेंट विद द एक्सेलरेशन। तो मेरे को फोर्स दे रखा है 2/3 ऑफ द mg दे रखा है, और ये वाला जो मास दे रखा है, तो मेरे को अरेंजमेंट शो इन m कितना आ जाएगा। तो अगर मेरे को फोर्स दे रखा है, मेरे को यहाँ पे फोर्स यहाँ पे दे रखा है, अगर मेरे को यहाँ पे फोर्स दे रखा है तो 3/2 mg इक्वल टू ma करूंगा मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। तो ये मेरा जो पर ये मेरा जो फोर्स है, फोर्स आपको यहाँ पे भी तो ये एक और फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, तो इसमें से भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि इसमें से भी आपको ये माइनस करना पड़ेगा। 3mg माइनस 3mg/2 माइनस mg कितना आ जाएगा ma के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मास के बराबर आ जाएगा। तो ये जो mg है ये वाला मास है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आपका कितना आ जाएगा ये आपका मास कितना आ जाएगा, m और m तो मेरे को एज शोन m विल बी एसेंट विद m, तो m की वैल्यू मेरे को m की वैल्यू निकालनी है ना, तो m तो निकाल ही लोगे आप कैसे, यहाँ पे 2 से इंटू करोगे 2/3, तो 2 में से 3 गया mg/2 आ जाएगा मेरा, इक्वल टू ma आ जाएगा। एक्सेलरेशन m से m कट गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन मेरा g/2 देखने को मिलेगा। क्या आ जाएगा मेरा एक्सेलरेशन g/2 देखने को, सेकेंड ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 31 क्वेश्चन करने के लिए मैंने बोला था 31, कैलकुलेट द सस्पेंडेड मास लिस्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सेम चीज है, यहाँ पे 10g माइनस 5g आ जाएगा मेरा नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मेरा 5g आ जाएगा एफ नेट, और उसके बाद एफ नेट को अगर मैं 5g इक्वल टू ma की बात करूंगा, m कितना आ जाएगा मेरा 15, और एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात आती है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरा 5g/15 आ जाएगा। 5 1 जा 5 3 जा, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आएगा g/3 देखने को मिलेगा। तो सेकंड आंसर देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आपका 31 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे खत्म होते हैं गाइस। पार्ट 1 ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप डू कमेंट लाइक सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और इसी तरीके से हम तैयारी हमारी करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच गाइस।